हाँ जी, इस प्रकार से पढ़ लो, 2026 में राज तिलक हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न अब तक के और पिछले 15 साल के, केवल क्वेश्चन नहीं देखना है। लोग क्वेश्चन देखेंगे उससे कुछ नहीं होता है, 10 से 15% ही ऐसे मिलेंगे, 20% क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के आसपास के 10 क्वेश्चन आपको देख लेने, उसके बाद 100 में से 90% क्वेश्चन आपके होंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्न प्रतिदिन डालता हूँ, पूरा उनका एनालिसिस कर देता हूँ। उस वहां अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने जाएगा तो आपका राइट 100% हो जाएगा, और इसके अलावा जाएगा भी कहां से। चलो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लार का प्रकृति कैसी होती है? हमारे मुंह में पाई जाती है ना लार, कहते हैं ना, रसगुल्ले को देख से मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी नहीं आया दोस्तों, मुंह में लार आ जाती है, लार। और लार का तो बहुत बड़ा कार्य है हमारे शरीर में। प्रश्न ये पूछा है, लार की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति का मतलब ये उदासीन होती है, अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है? तो लार की जो प्रकृति होती है वो हल्की अम्लीय होती है, क्योंकि लार का जो पीएच मान होता है, वो औसत पीएच मान जो होता है वो 6.8 होता है, 6.8 होता है, इसलिए लार हल्की अम्लीय होती है। लार के क्या कार्य है गुरुजी बता दो? अरे लार का मुख्य कार्य जो होता है, शुरुआत हमारे भोजन को पचाने का जो पहला काम जो होता है वो लार का ही होता है। कहते हैं ना हमारा भोजन मुख से ही पचना शुरू हो जाता है, तो हमारे मुंह में भोजन को पचाने का काम लार का पहला काम ये है। दूसरा, भोजन को लसलसा बनाती है, अगर लार नहीं होगी तो आप भोजन निगल नहीं पाओगे, मैं गारंटी दे देता हूँ। तो भोजन को लसलसा और मुलायम बनाते हैं, तब हम भोजन को निगलते हैं। जितनी देर भोजन को पचाओगे उतना उसमें लार घुलेगी और वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा आपका पाचन होगा। इसलिए कहते हैं ना भोजन को चबा चबा कर करना चाहिए। अब अंतिम बात मैं आपको बता रहा हूँ, लार का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, लार का मुख्य कार्य है कि हमारे जो दांतों में सड़न लगने से बचाती है, अर्थात बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम लार के अंदर होता है। बैक्टीरिया नष्ट करती है, क्या बात कर दी, हमको तो पता ही नहीं है। चलो एक उदाहरण देकर के बताता हूँ। आपने अपने जीवन में कभी तो ऐसा देखा होगा, किसी कुत्ते को चोट लगी हो उसके पैर में, कहीं पैर भी, तो वो कुत्ता क्या करता है, आपने देखा होगा, शरीर में चोट, पैर में कहीं चोट लगती है तो आपने उस कुत्ते को चाटते हुए देखा होगा खुद की जीभ से। किसको चाटते हुए? उस चोट जहां चोट लगी है। और ये भी देखा है कि कुत्ता चाट करके और उस चोट को सही कर लेता है। अब उसने कौन सी दवाई लगाई? उसने दवाई नहीं लगाई, उसके मुंह के अंदर जो लार थी, उस लार ने उस वहां बैक्टीरिया को समाप्त किया, और जब बैक्टीरिया समाप्त हो गया तो उसकी चोट ऑटोमेटिक सही हो जाती है। लार के मैंने आपको कार्य बता दिया। आज का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये होता है कि उसी को नहीं बता करके उसके आसपास और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारा का सारा मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉसिल पार्क क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसलमेर में, जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, और यहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी स्थापित कर दी गई है। गुरुजी ऐसा क्या है जो आप बता रहे हो, बार बार कह रहे हो आकलवुड फॉसिल पार्क? मैं आपको बता देता हूँ, भूवैज्ञानिक धरोहर के रूप में इसको संरक्षित किया गया है। यहाँ क्या है, 1818 करोड़ साल पुराने जुरासिक काल के लकड़ी के जीवाश्म पाए गए, और उनका अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है कि रेगिस्तान के वनस्पति जीवन का ये प्रमाण देते हैं। यह पार्क राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक और जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में संरक्षित कर लिया गया है। कौन सा पार्क है? फॉसिल पार्क, जिसे आकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तीन चीजें याद रख लो, क्या क्या प्रश्न पूछेगा कि कितने वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म यहाँ से मिले हैं? तो 18 करोड़, कितने वर्ष? 18 करोड़ आपको याद रखना है, 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म यहाँ से मिले हैं। दूसरा, वह जैसलमेर में स्थित उस स्थान का नाम बताइए जिसे भूवैज्ञानिक पार्क के रूप में संरक्षित कर दिया गया है। यही है फॉसिल पार्क, भूवैज्ञानिक पार्क के रूप में। और जैसलमेर में स्थित उस राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का नाम बताइए जो कहाँ स्थित है। तो इसको राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित कर दिया, किसको? फॉसिल पार्क को, जैसलमेर को। तो ये तो भैया काफी इंपॉर्टेंट बनता है, अब याद करना हमारी
जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भंवरलाल सर्राफ नाम सुना है? जय नारायण व्यास कानमल किस प्रजामंडल से संबंधित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रजामंडल होता क्या है। तो प्रजामंडल जो होता है, देखो, जनता का मंडल, मंडल का मतलब होता है संगठन। बहुत दिनों तक हमारे जनता ने सच में बहुत दिनों तक इन्होंने क्या अत्याचार सहन किए थे। राजाओं के भी, जमींदारों के भी, अंग्रेजों के भी, विदेशी आक्रमणकारियों के भी, सबके अत्याचार सहन किए। अब वो समय आया था, वो समय था, मैं आपको बता देता हूँ। मारवाड़ प्रजामंडल की हम बात कर रहे हैं। भंवरलाल सर्राफ, जय नारायण व्यास, कानमल किस प्रजामंडल से संबंधित है? मारवाड़। स्थापना कब हुई थी? 1934, 1936 में। हालांकि इसको 1934 में स्थापना होती है, 1936 में जो है इसको अवैध घोषित कर दिया। बोले ये सही तरीके से इसकी स्थापना नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ कि मारवाड़ प्रजामंडल जिसके जो मुख्य नेता है जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ और कानमल जी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा अखिलेश्वर प्रसाद और अभिमल जैन भी मारवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख लीडर, प्रमुख नेता रहे थे। तो मारवाड़ प्रजामंडल का कार्य क्या था? तो कार्य मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कार्य ये था, उत्तरदायी शासन की मांग करना। क्यों? क्योंकि राजा का कुछ उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। जनता ने बहुत बहुत सारा इनके अत्याचार सहन किए थे, और मारवाड़ में तो बहुत ज्यादा प्रकार के टैक्स थे, लगभग 250, 274 लगभग टैक्स थे। अपन ने बिजोलिया में पढ़ा था कि 84 प्रकार के टैक्स थे। अरे पहले से लोग बेचारे गरीब थे और उनसे कितने प्रकार के टैक्स लाद दिए जाते थे। कहां से देंगे? मारवाड़ में कहां से देंगे? वहां अच्छी फसल तक नहीं होती थी। इस प्रकार से अत्याचार लोगों के ऊपर किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि राजा निरंकुश नहीं हो सकता, हमें लोकतांत्रिक सरकार की मांग की। किसने? मारवाड़ प्रजामंडल ने। दूसरा, सामंती अत्याचारों का विरोध किया, सामंती लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। तुम हमारे भगवान नहीं हो, कमाकर हमें नहीं दे रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सामंती तत्वों ने जनता को बहुत परेशान किया, बहुत अत्याचार किया। तब मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। और तीसरा, इन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये कही थी मारवाड़ प्रजामंडल ने कि शिक्षा को जगाओ। आज शिक्षा बढ़ी है तो आप देख लो गरीबी भी मिटी है, लोगों के पास में सुविधा आई है। तो शिक्षा और सामाजिक सुधार। और अंतिम इन्होंने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, खादी अपनाओ, खादी का प्रचार करो, इन विदेशी वस्तुओं का उपयोग मत करो, ये विदेशी कंपनियां अपने आप सुमंतर हो जाएगी। तो ये था हमारा मारवाड़ प्रजामंडल। प्रश्न सिर्फ ये पूछा गया था, भंवरलाल सर्राफ, जय नारायण व्यास और कानमल किस प्रजामंडल से संबंधित है? मारवाड़। मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल बता दी है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सॉरी चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। दयाराम, साहिब राम, राम सेवक जयपुर के किस शासक के राज दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? देख लो, दयाराम, राम सेवक और साहिब राम। एक डालू राम भी है, आपने सुना होगा, जयपुर के प्रमुख चित्रकार है। और ये प्रताप सिंह के, प्रताप सिंह कौन से वाले? वही प्रताप सिंह जिन्होंने जयपुर में कृष्ण मुखौटे के आकार में किसका चित्र क्या बनवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। प्रताप सिंह जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त था। तो प्रताप सिंह के समय, अब इस समय देखिए जो चित्र जो बने ना, जयपुर चित्र शैली के जो चित्र बने थे उनपे मुगल शैली का प्रभाव था। अब ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि मुगलों का प्रभाव इनके ऊपर शुरू से ही था। सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले जयपुर के शासक थे, आपने सुना है, भारमल या बिहारीमल। तो मुगल शैली का प्रभाव किस चित्र शैली पर है? तो याद रख लेना, जयपुर चित्र शैली पर। दूसरा, प्रताप सिंह के समय में जो चित्र बने थे वो श्री कृष्ण को लेकर के भी चित्र बनाए गए थे, हालांकि सर्वाधिक नाथद्वारा में। लेकिन दूसरा आपको याद रखना है कि जयपुर में भी प्रताप सिंह के समय कृष्ण को लेकर के चित्र बना था। और खास बात जो मैं आपको बता देता हूं, अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ ले तो, अगर प्रश्न पूछ ले कि अंडाकार चेहरे वाली महिलाओं के चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है? अंडाकार चेहरा, महिलाओं का चेहरा कैसे बनेगा? अंडाकार चेहरा वाली महिलाएं, अंडाकार चेहरे वाली महिलाओं के चित्र
किस चित्रशैली की विशेषता है? तो आपको सीधा आ जाना है कहां पर, राजस्थान की राजधानी। कहां पर है राजस्थान की राजधानी? जयपुर में। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और अंतिम क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अनुसूचित जाति मतलब एससी। एसटी का हमने कल पढ़ा था, ये भी पढ़ा। एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? प्रतिशत में बात करें तो एसटी जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है? आज हम बात करेंगे एससी का। देखिए एसटी 13.5% है और एससी जनसंख्या के बारे में बात करें तो लगभग 17.8% है। राजस्थान में एससी जनसंख्या का प्रतिशत 17.8% है। गुरु जी थोड़ा सा ये और बता दो कि एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो देखिए जिस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो उस अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि एससी अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर, उसके बाद गंगानगर, नागौर, अलवर और जोधपुर में एससी जनसंख्या पाई जाती है। अगर ग्रामीण एससी जनसंख्या के बारे में बात करें कि सबसे ज्यादा किस जिले में, तो आपका एक ही उत्तर होगा और वो उत्तर होगा नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या, ग्रामीण एससी जनसंख्या नागौर। नागौर आपको याद रखना है और ये थोड़ा सा आपको याद भी रखना है। एसटी का अगर पूछ ले तो एसटी के लिए तो आपको याद रखना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में तो 50% से ज्यादा एसटी जनसंख्या है और उदयपुर में भी लगभग 48%। एससी के लिए मैंने आपको बता ही दिया, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, अलवर और नागौर। तो धन्यवाद, इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए और मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो भाइयों। निश्चित रूप से आपके लिए काम की चीज है। इसी प्रकार से आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका 100%